बचपन की पक्की सहेलियां हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो तीनों एक साथ एक ही कंपनी में जॉब ज्वाइन करती हैं और जोधपुर के लिए निकलती है। शहर में नए होने के कारण उन्हें घर मिलने में मुश्किल हो जाती है। यार, कितने दिनों तक होटल में रहकर दुगना पैसा देंगे? अब कहीं भी घर मिले ना तो चुपचाप से ले लेना, ज्यादा ड्रामा मत करना तुम दोनों। ऐसे भी हम लोगों को यहाँ कोई नहीं जानता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मिले तब ना यार। हम लोगों को कौन सा मजा आ रहा है इस तरह होटल में पैसे वेस्ट करने में। तभी स्नेहा को कॉल आता है। एक घर रेंट पर है, आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। हाँ, हम तुरंत आ रहे हैं। तीनों ब्रोकर के पास जाती हैं और घर उन लोगों को पसंद भी आ जाता है। ये फाइनल कर दीजिए, हमें ये पसंद है। ओके, आप लोग कल से ही यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तीनों सहेलियां उस घर में रेंट पर रहने लगती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर एक रोज रात में उनके घर पर कुछ लोग घुस आते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। रिया के रोकने पर उसे जान से मार देते हैं। प्रिया और स्नेहा मदद के लिए लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। बचाओ, कोई मदद करो हमारी। प्रिया, रिया की तरह हम दोनों भी ना मारे जाए। तू भाग, मैं इनको रोकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरी बात मान प्रिया। गुंडे उन दोनों के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और प्रिया जैसे तैसे भाग निकलती है। गुंडे स्नेहा को भी मार देते हैं और सब कुछ लूटकर फरार हो जाते हैं। अगली सुबह जब प्रिया वापस घर आती है तो लाशें देखकर खूब रोती है। मैं तुम दोनों की मौत को यूं खाली नहीं जाने दूंगी। इन दरिंदे इंसानों को यूं मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रिया काले जादू की विद्या का सहारा लेती है और उन दोनों की लाशों को उसी घर के एक कमरे में बंद कर देती है और अपने काले जादू से उन दोनों की आत्मा को जागृत कर उन्हें डायन बना देती है और खुद भी डायन बन जाती है। वहाँ के आसपास के लोगों को लगता है कि तीनों मारी गई है। उनकी मौत के बाद से ही वो घर यूं ही पड़ा रहता है। कोई भी आदमी उस घर को ना रेंट पर लेता, ना वहाँ कोई भटकता। रात को उस घर से चीखने की आवाजें सुनाई देती और लोगों को समझ में आता कि वो तीनों डायन बनकर इस घर को अपने कब्जे में कर चुकी है। उस घर का मालिक भी घर में घुसने से डरने लगता है। अरे किस घड़ी में मैंने उन तीनों को ये घर रेंट पर दे दिया था। इतने दिनों से यहाँ साफ सफाई भी नहीं हुई। क्या करूँ अब मैं? प्रदीप अपना दिमाग चलाता है और एक गरीब नौकर को बहला फुसला कर कहता है, अगर तुम इस घर की सफाई अच्छे से कर दोगे ना तो मैं तुम्हें 3 गुने पैसे दूंगा। वैसे अभी दिवाली भी आ रही है, तेरा भी काम हो जाएगा। लेकिन साहब, मैंने सुना है वहाँ डायनों ने अपना घर बना रखा है। अरे यह सब अफवाह है। देख ले, तेरे पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। मुझे क्या है, इतने पैसे में तो कोई भी काम कर देगा। नहीं साहब, मैं करता हूँ, अब चिंता मत कीजिए। नौकर घर के अंदर चला जाता है और पूरे दिन साफ सफाई करने के बाद बुरी तरह थक जाता है। साहब ठीक ही कह रहे थे, यहाँ कोई डायन वायन नहीं है। चलो यहीं सो जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। नौकर उसी घर में सो जाता है और आधी रात होते ही उसे चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। बचाओ! बचाओ! नौकर उठता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर एक बंद कमरे में उसकी नजर पड़ती है। ये हमारा वहम होगा। इतना सुन लिबा है इस घरवा के बारे में कि हमरे कान बजने लगे हैं। अरे यार, ये कमरा तो हम साफ ही नहीं किए। अच्छा अभी कर ले बता, नहीं तो साहब को मौका मिल जाएगा पैसवा काटने का। नौकर उस अजीब से बंद कमरे को जैसे ही खोलता है, उसके पैर से कुछ टकराता है। वो नीचे देखता है तो भयानक बड़े मुंह वाली डायन रेंगते हुए उसकी ओर आ रही है। डायन को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर से वो दीवार की ओर लग जाता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, एक डायन ऊपर से उसकी ओर उछलती है और एक उसके पीछे से। तीनों मिलकर उसे दबोच लेते हैं और उसकी मौत हो जाती है।
इस हादसे के बाद ये घर बिकना और भी मुश्किल हो जाता है। फिर एक रोज मोहन एक सस्ते और अच्छे घर की तलाश में रहता है और प्रदीप उसे ये घर पानी के भाव ऑफर करता है। क्या हुआ यार, इतना सस्ता और अच्छा घर यहाँ तो मिल पाना मुश्किल है। अरे यार, यहाँ डायनों का कब्जा है। मैंने कुछ लोगों को बातें करते सुना है। अगर कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? अरे यार, ये सब घर ना बिकने देने के बहाने हैं। तुम ले रहे हो या फिर मैं ले लूं? मोहन घर खरीद लेता है और अपने पूरे परिवार के साथ घर में रहने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था, सब कुछ तो सही है। उसी रात मोहन का भतीजा खेलते खेलते उस बंद कमरे को खोल देता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा होने के कारण वो रोने लगता है और जैसे ही उसकी माँ उसकी आवाज़ सुनकर उस कमरे में जाती है, कमरा खुद ब खुद बंद हो जाता है और तीनों डायन जोर जोर से हंसने लगती है और उन दोनों को मार देती है। डायनों की आवाज़ें घर में गूंजने लगती है। शकुंतला आवाज़ें सुनकर इधर उधर घूमने लगती है और उस कमरे को खोल देती है। अपने पोते और बहू की लाश को देखकर शकुंतला की चीख निकल जाती है। तीनों डायन घर में घूमने लगती है। बेटा पहले ही मर गया है, अब उसकी आखिरी निशानी भी चली गई। अरे डायनो, मुझे मार देती, मेरे पोते और बहू को तो छोड़ देती। एक एक कर सब मरेंगे, तेरा नंबर भी जल्दी आएगा। क्या हुआ माँ, ये सब कैसे हो गया? शकुंतला बेहोश हो जाती है और मोहन अपनी भाभी और भतीजे का अंतिम संस्कार करता है। तभी उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो उसने लोगों से सुना था। कहीं ये सब उन डायनों का किया हुआ तो नहीं है? मोहन रोता हुआ वापस घर लौटता है और देखता है कि तीनों डायनें उसकी माँ को घेरे हवा में घूम रही है और उसके पिता की लाश जमीन पर पड़ी है। इस घर में जो भी आएगा वो अपनी जान से जाएगा। तुम लोग भी हमें लूटने आए थे, अब मार के घाट कर गया। अरे पापीनो, इन बेकसूरों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने लिया था ना ये घर, खा ले मुझे। मेरा परिवार क्यों वीरान कर गई? प्रिया डायन मोहन की ओर घूमती है। उसे देखकर मोहन के होश उड़ जाते हैं। प्रिया, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहती। मेरे पूरे घर को क्यों मार दिया तुमने? मोहन को रोता देख प्रिया अपने असली रूप में आ जाती है और रोते हुए अपने साथ बनी सारी बातें उसे बता देती है। मोहन, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारे परिवार के लोग हैं। उन दरिंदों की वजह से मैं डायन बनने के लिए मजबूर हो गई और अब मैं तुम्हारे लायक भी नहीं रही। तुम चिंता मत करो प्रिया, तुम तीनों को न्याय मैं दिलवाऊंगा। मोहन उन गुंडों का पता लगवाकर उन्हें उम्र कैद की सजा दिलवा देता है। रिया और स्नेहा की लाशों को जलाकर उन्हें इस दुनिया से मुक्ति दिला देता है और प्रिया से काला जादू छोड़कर उसे पहले की तरह आम लड़की बनने को कहता है। बाद में दोनों शादी करके खुशी खुशी उसी घर में रहने लगते हैं। यमुना नदी के किनारे एक गांव था, रतनपुर। उस गांव में एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही अजीब थी। एक दिन, मुनिया के बापू, जल्दी अंदर आइए। सुरेश अभी नींद में था, चिल्ला कर बोला, क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? ये देखो। अरे, ये कैसे हुआ? मुनिया, क्या हुआ बेटा? उससे क्या पूछ रहे हैं? बेचारी तभी से डरी सहमी हुई है। लेकिन ये तो कोई गंभीर बीमारी लगती है। हाँ, देखो तो, बेचारी की चुटिया ही काट ली किसी ने। राम राम। लेकिन एक भी बाल आसपास नहीं दिख रहा। हाँ, ये हुआ क्या समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसे ही 2-4 दिन
मुनिया को देखने और सांत्वना देने वाले भी आए। अब कुछ शांति हुई ही थी कि एक दिन क्या हुआ रामू, तू हंस क्यों रहा है? अरे काका, वो के बच्चे, कुछ बता भी। रूपा काकी की चुटिया कट गई है। हाँ, और मुन्नी भी। अच्छा, पर काहे? आप भी पूछ लो। चल कर देखता हूँ। क्या हुआ मुन्नी, ये क्या हल्ला मचा हुआ है? तभी मुन्नी बाहर आती है। ये का सुन रहा हूँ, कैसे हुआ सब? अरे का बताएं चच्चा, रात में रोज की तरह खा पी के सोए और सुबह देखे तो अरे राम राम, पहले तो मुझे लगा कोई बीमारी है, लेकिन ये तो लगता है पक्का किसी डायन या चुड़ैल का काम है। अब तो रतनपुर में ये औरतों की चोटी काटे जाने वाली खबरें आम हो गई। अगले ही दिन, सरिता, आज बहुत गर्मी है, मेरा बिस्तर बाहर लगा देना। जी ठीक है। सरिता ने रमेश का बिस्तर बाहर और अपना और चुनिया का आंगन में लगा लिया। रात में रमेश को प्यास लगती है। बड़ी प्यास लगी है, लगता है सरिता ने पानी नहीं रखा। कोई नहीं, खुद ही ले लेता हूँ। अंदर जाने पर वो देखता है कि सरिता के बिस्तर के सिरहाने चुड़ैल खड़ी है। वो एक हाथ से सरिता की चोटी पकड़े हुए है और चाकू से उसकी चोटी काट रही है। वो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल, बचाओ बचाओ, चुड़ैल। सरिता और चुनिया उठ गए। गांव वाले भी फौरन आ गए। देखते हैं चुड़ैल हाथ में सरिता की चोटी लिए खड़ी है। भीड़ देखकर वो हंसते हुए बोली, आते आते बहुत देर कर दी। सरिता तो डर के मारे बेहोश हो गई, पर बाल तो जा ही चुके थे। अरे आखिर चाहती क्या हो? पर चुड़ैल उनकी बात अनसुनी करके सरिता की चोटी घुमाते हुए सबकी आंखों के सामने गायब हो गई। चोटी वाली चुड़ैल की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई और गांव में बातें चलने लगी। मुनवा, सुना है कल तेरी भाभी की भी चोटी चुड़ैल ले गई। हाँ हाँ, उन्हीं के घर मिलने जा रहा हूँ। वैसे तो ठीक ही रहा, कम से कम अब सर पर पल्लू तो टिकेगा। हाँ, ये बात सही कही आपने। इतना कह के दोनों वहां से चले गए। इसी तरह चुड़ैल का डर सारे गांव में बढ़ता गया और लोग घर छोड़कर वहां से जाने लगे। तभी कुछ गांव के लोग आपस में बात करने लगे, क्यों ना सरपंच जी के पास चले। हाँ, सरपंच जी ने दुनिया देखी है, कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। हाँ चलो। और सभी गांव वाले सरपंच जी के घर पहुंच गए। समस्या सुनकर सरपंच ने कहा, समस्या तो सच में गंभीर है, मेरी अम्मा की भी है, आपके यहाँ भी। हाँ, अब क्या करें, चुड़ैल पर किसी का वश है क्या? कोई तो उपाय होगा सरपंच जी। इसके लिए किसी ओझा से मिलकर बात करनी होगी।
तभी मदन बोलता है, अगर हमें अपने गांव से इस चुड़ैल का साया हटाना है तो हमें उसकी चोटी काटनी पड़ेगी। मेरी नानी ने मुझे बताया था कि हर चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर हम किसी तरह उसकी चोटी काटने में सफल हो गए तो उससे अपना गांव छुटकारा पा जाएगा। बताओ कौन जाएगा चुड़ैल के पास? मैं उसे बताऊंगा कि क्या करना है। अरे मदन भैया, हम मुखिया जी के पास आए हैं मदद मांगने, वही जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं गया तो गांव कौन संभालेगा? इस रामू को भेज देते हैं। अरे ओ मुखिया, पगला गया है क्या? भरी जवानी में मौत के मुंह में चला जाऊं? तुम सब छोड़ो, मैं चला जाऊंगा। देखो, वो चुड़ैल अपना काम तभी करती है जब कोई सो रहा हो। आज तक कोई जगा हुआ इंसान उसका शिकार नहीं हुआ है ना? हाँ, सो तो है। तो आज रात सभी को जागते रहना है। सिर्फ मैं सोने का नाटक करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर मदन नकली चोटी लगाकर और साड़ी पहनकर पंचायत के चबूतरे पर ही सो गया। रात के 12 बजे चुड़ैल वहां आई। आज पूरे गांव में घुमाई, कोई सोया ही नहीं। तभी उसकी नजर चौक पर सोए मदन पर पड़ी। ये औरत यहाँ क्यों सोई है? लगता है घर में झगड़ा हुआ होगा। खैर मुझे क्या, मुझे तो बाल चाहिए। चुड़ैल ने चोटी काटने के लिए जैसे ही चोटी पकड़ी, वो निकलकर उसके हाथ में आ गई। इसके लिए वो तैयार नहीं थी, इसलिए 2 पल के लिए वो कभी चोटी तो कभी चाकू को देखने लगी। इसी समय का फायदा उठाकर मदन ने उसकी चोटी काट ली। पहले तो वो डर गई, फिर भी हिम्मत करके बोली, कौन है तू? बता कौन है तू, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी। तेरी चोटी मेरे पास है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मदन उसकी चोटी दिखाते हुए हंसता है। मेरी चोटी दे दे, दे दे मेरी चोटी, मेरी चोटी दे दे। चीखते हुए मदन की तरफ बढ़ी। हाँ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी इसे जला दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं करूंगा, पर एक शर्त पर। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर है, बस ये चोटी दे दो। अभी नहीं, पहले ये बताओ तुम इन बालों का क्या करती हो? मैं इन्हें एक कुएं में डाल रही हूँ, उसे भरने के लिए। वो क्यों? जब वो कुआं भर जाएगा तो मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। चलो वो कुआं मुझे दिखाओ, वहीं तुम्हें तुम्हारी चोटी दे दूंगा। चलो ये चोटी मुझे दे दो, इसकी मदद से हम जल्दी पहुंचेंगे। नहीं नहीं, मुझे जल्दी नहीं, पैदल ही चलते हैं। वो मदन को लेकर चलने लगी और गांव वाले भी जलती हुई मशालें लेकर उसके पीछे पीछे आ गए। सब उसकी गुफा तक पहुंच गए, जहां कुएं के अंदर उसने बाल जमा कर रखे थे। आधा कुआं तो भर गया है। देखो, दिखा दिया ना, अब जल्दी से मेरी चोटी दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। कहते हुए मदन ने उसकी चोटी भी कुएं में फेंक दी। अरे बेवकूफ, ये क्या किया? अब मैं इतने बालों में से अपनी चोटी कैसे ढूंढूंगी? वो देखो, बीच में पड़ी है। चुड़ैल कुएं में जाकर अपनी चोटी ढूंढने लगी। उसके कुएं में उतरते ही गांव वालों ने अपनी अपनी मशालें कुएं में फेंक दी। वो धू धू करके जलने लगा। अरे बचाओ रे कोई, मैं सबके बाल वापस कर दूंगी, बचाओ। साथ ही वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो गई। शिक्षा: अगर मिलजुल कर किसी समस्या का हल ढूंढा जाए तो समस्या अवश्य दूर हो जाती है।
दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।